बहुत दूर से कदर कर लो हमारी, हम पे भरोसा रखना, जिंदगी बदल देंगे तुम्हारी। बात समझ आ रहे हो? चलो यहाँ पे आओ। हम क्या समझ रहे थे कि हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, जनन कोशिका होता है। जनन कोशिका दो प्रकार से, इधर बना हुआ है जनन कोशिका, इधर नहीं कहेंगे, इधर कहेंगे। जब एक कोशिका है जिसका नाम है मातृ कोशिका, और वो मातृ कोशिका क्या होती है, जब विभाजित होती है, विभाजन वाला भाग समझा चुके हैं, विभाजित होती है तो दो पुत्री कोशिका में या कहेंगे संतति कोशिकाओं में निर्मित होती है या निर्माण होता है। अब जरा ध्यान से समझना कि यहां पर क्रोमोसोम कितने हैं, 46, और दो विभक्त होकर के 23 में आया है कि नहीं आया, तो वो क्या हो गया, इसको बोलेंगे द्विगुणित और इसको बोलेंगे अगुणित। क्या बोलेंगे? द्विगुणित और अगुणित। द्विगुणित जिसमें 46 क्रोमोसोम है, यानी जिसमें क्रोमोसोम क्या हो, पूरा हो, उसको द्विगुणित बोलेंगे, या कह सकते हैं 2n। क्या कहेंगे? 2n। और इसको क्या कहेंगे? n और n। बात समझ में आ गया? तो जरा ध्यान से समझना, जब 23 गुणसूत्र हो, क्या हो, 23 गुणसूत्र हो, यानी अगुणित हो या एन टाइप हो, उसको हम क्या कहेंगे? युग्म। क्या कहेंगे? युग्म। तो एक कोशिका विभक्त हुआ है जो n में गया है, किस में गया है? n में गया है, वही क्या कहलाता है? युग्मक। और युग्मक जो होता है ये जनन कोशिका होता है, किस में? तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक नर में और एक होता है मादा में। नर में क्या होता है, तो जिसका नाम है शुक्राणु, और मादा में क्या होता है, जिसका नाम है अंडाणु। बात समझ में आया बच्चा? तो युग्मक अगर बोलना हो तो क्या बोलोगे कि यह एक जनन कोशिका है। क्या है? यह एक जनन कोशिका है जो द्विगुणित कोशिका से क्या हुआ है? निर्मित हुआ है। निर्मित हुआ है द्विगुणित कोशिका से। क्या हुआ है? ऐसे बोल सकते हो, द्विगुणित कोशिका के विभाजन से निर्मित हुआ है। और अगर इसको एक्सप्लेन करना चाहोगे तो द्विगुणित कोशिका के विभाजन से निर्मित हुआ है। अब इसको जरा ध्यान से समझना, एक है युग्मनज। क्या है? युग्मनज। युग्मनज। अब जरा ध्यान समझो, एक कोशिका टूटा, दो n में विभक्त हुए, उसको हमने कह के निकल गए युग्मक। क्या कह के निकल गए? युग्मक। अब समझ जाओ, क्या एक युग्मक से या एक कोशिका से किसी जीव का निर्माण हो जाता है? क्या नहीं होता है। तो एक मादा का युग्मक हो गया और एक क्या हो गया? नर का युग्मक हो गया। जब दोनों युग्मक आपस में संलयित हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं, तो तब किसका निर्माण करता है? युग्मनज का। फिर ये कैसा हो गया? n मिलकर के 2n हुआ कि नहीं बच्चा? अब बात समझ में आ गया? दो अगुणित कोशिका मिलकर के एक द्विगुणित कोशिका का निर्माण की, और उसको हम क्या कहेंगे बच्चा? युग्मनज। और युग्मनज ही क्या करता है? धीरे धीरे वृद्धि करके, विभाजित होकर के किसका निर्माण करता है? तो जीव का, भ्रूण का निर्माण करता है। वो भ्रूण धीरे धीरे विकसित होकर के एक जीव का निर्माण कर लेता है। बात समझ में आ गया? अब जब मैं कहा कि इसमें कौन ऐसा पार्ट है, कौन ऐसा चीज है कि जो तुम्हारा 5 उंगली के, आंख के, नाक के सारा चीज बताता है, तो इसमें उपस्थित रहता है आपका क्रोमोसोम। क्या उपस्थित रहता है? क्रोमोसोम। आज इससे पहले वाले क्लास में हम आप लोगों को बताए थे कि क्रोमोसोम जब विराम अवस्था में रहता है तो उसको क्या कहते हैं? याद करो। क्रोमोसोम जब विराम अवस्था में रहता है तो उसको क्या कहते हैं? एक जाल पढ़ाए थे, याद है? क्रोमेटिन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमेटिन। वो सघन होकर के किसका निर्माण करता है? क्रोमेटिन का। जब विभाजन के दौरान क्या होता है? वो विरल होकर के क्रोमोसोम का निर्माण कर लेता है। और क्रोमोसोम को जब खोलोगी बच्चा, एक जरा सा आपके पास हम क्रोमोसोम बनाएंगे, यहां पर जरा ध्यान से समझना। ये क्या है? क्रोमोसोम है। बात समझ में आ रही है? अब इसको जरा ध्यान से समझना। इसको जब और अच्छे से खोलोगे, इसको जब खोलोगे तो इसका कुछ ऐसे संरचना मिलेगा।
बात समझ में? एक धागा जब हम ऐसे खोले हैं तो कुछ ऐसी संरचना मिला है, और इसको बच्चा क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं डीएनए। क्या कहते हैं? डीएनए। तो डीएनए को ही हमारे बॉडी में क्या कहा जाता है? अनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुवांशिक। डीएनए पर उपस्थित रहते हैं एक छोटा खंड जिसको क्या कहते हैं? जीन। क्या कहते हैं? जीन। और यही जीन हमारे लक्षण को प्रदर्शित करते हैं, या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करते हैं? लेकर के जाते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो अगर देखो ध्यान से, हम क्या पकड़े? एक कोशिका पकड़े। एक कोशिका में कितने क्रोमोसोम? 46। कितने? 46। वो क्या हुआ? विभक्त हुआ, दो संतति कोशिका में गया, जिसको हम क्या बोले? युग्मनज। युग्मक। क्या बोले? युग्मक। मादा युग्मक और नर युग्मक आपस में सब जब संलयित हुए तो उसको क्या बोलेंगे? युग्मनज। और उस युग्मनज में क्या आ गया है? 2n आ गया है, यानी 46 आ गया है। आया है कि नहीं बच्चा? जब 46 आया है तो हम ये भी सोचे हैं कि हमारे जीव का ये कैसे निर्माण, कौन निर्देश करता है? क्या बाहर से ले आकर हाथ जोड़ दो का, पैर ले आकर के बेल्डिंग मार के जोड़ दिया जाता है? क्या नहीं। एक कोशिका से निर्माण कैसे हो रहा है? तो केंद्रक में उपस्थित रहता है क्या? क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम को जब खोला जाता है तो उसमें पाया जाता है डीएनए, और डीएनए पर उपस्थित रहता है क्या? जीन। और वही जीन कैरी करता है किसका? तो लक्षण का। किसका? लक्षण का। बात समझ में आ रहा है? अब एक चीज समझ, एक और चीज समझाएंगे। एक होता है प्राथमिक लैंगिक अंग और दूसरा होता है द्वितीयक लैंगिक अंग। एक होता है प्राथमिक लैंगिक अंग और दूसरा होता है द्वितीयक लैंगिक अंग। प्राथमिक लैंगिक अंग क्या है और द्वितीयक लैंगिक अंग क्या है? जरा ध्यान से। प्राथमिक का अर्थ क्या होता है? पहले। द्वितीयक का अर्थ क्या होता है? दूसरे, बाद में। हुआ कि नहीं? अब समझ जाओ कि हम जब एक पुरुष है, जन्मते में हम क्या लैंगिक अंग को लेकर के पैदा हुए थे? तो टेस्टिस को लेकर के पैदा हुए थे, यानी वृषण को लेकर के पैदा हुए थे। और मादा क्या? ओवरी को, अंडाशय को, गर्भाशय को लेकर के पैदा हुए। तो जरा ध्यान से, प्राथमिक लैंगिक अंग क्या कहलाएगा? मादा में गर्भाशय और पुरुष में क्या? वृषण। बात समझ में आ गया? और द्वितीयक लैंगिक अंग? द्वितीयक लैंगिक अंग बताओ, द्वितीयक लैंगिक अंग कैसे बता पाओगे? जरा ध्यान से समझो। एक समझ जाओ तुम, ये मादा है जिसका मूंछदारी बना दे रहा है। मूंछदारी नहीं बनाएंगे, ऐसे बनाए, ठीक है। अब इसके शुरू में जब जन्मती है तभी इसके ऊपर क्या निकलते हैं? तो फैलोपियन गर्भाशय निकल करके इसके बॉडी में पहले ही मौजूद रहता है। और तुम एक नर हो, नर के बॉडी में क्या रहता है? वृषण रहता है। क्या रहता है? वृषण रहता है। दो पार्ट हमेशा रहता है, और इसी को हम क्या कहते हैं? प्राथमिक लैंगिक अंग। ये जन्मते ही मिलता है, बाद में लाकर के कोई नहीं जोड़ता है, ये जन्मते ही मिलता है। लेकिन बाद में द्वितीयक लैंगिक अंग क्या क्या है? तो बताओ। शुक्राणु तो वो तो बाद में बनेगा ना, उसका फॉर्म होगा तो चेंज होगा तब बात में। द्वितीयक लैंगिक अंग को तुम शुक्राणु बना रहे हो, वो अंग बोले हैं, कोशिका नहीं बोले हैं, अंग। क्या है? बताओ, कुछ याद है? नहीं याद है, हम बताते हैं। द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहो या अंग कहो, स्तन ग्रंथियों का उभार। क्या? स्तन ग्रंथियों का उभार। मर्दों में दाढ़ी मोछ का निकलना, आवाज, लड़कियों का आवाज पतला होना, लड़कों के आवाज कड़ा होना, ये क्या है? द्वितीयक लैंगिक अंग या द्वितीयक लैंगिक लक्षण होता है। बात समझ में आई कि नहीं बच्चा? अगर कोशिका पूछा जाए तब कहोगे शुक्राणु और अंडाणु। बात समझ में आ रहा? अब देखो, एक शब्द लिखे हुए हैं यहां पे लघु बीजाणु और दूसरा होता है गुरु बीजाणु। ये किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो ये जंतुओं के लिए उपयोग किया जाता है, और ये किसके लिए? पादप के लिए उपयोग किया जाता है। अब समझ जाओ कि कुछ ना हो तो भी स्त्रियां हमारी गुरु ही होती हैं। स्त्रियां क्या होती हैं? गुरु होती हैं। तो गुरु बीजाणु किसमें पाया जाएगा? तो मादा में। किसमें पाया जाएगा? मादा में। और लघु बीजाणु यानी छोटा तुच्छ, तुम्हारा वैल्यू ही कितना है,
तो उसको क्या कहोगे? लघु बीजाणु। बात समझ में आ गया? तो अगर आपसे 1 नंबर में क्वेश्चन पूछे कि पुष्प का या कहेंगे पादप का नर जनन कोशिका है, अगर पूछेंगे मादा जनन कोशिका है पादप का, बात समझ में आ गया? अगर मैं पूछूंगा कि जंतुओं में नर जनन कोशिका है, जंतुओं में नर जनन कोशिका है शुक्राणु, मादा जनन कोशिका है अंडाणु, दोनों के मिलने से युग्मनज। और वो जो अंडाणु और शुक्राणु कभी भी, अंडाणु और शुक्राणु कभी भी बच्चा आपका युग्मक होता है, ना कि युग्मनज होता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? जो बोर्ड पे समझाए वो समझ में आया? क्या क्या समझाए हम? युग्मक समझाए, युग्मनज समझाए। युग्मक को हमने कैसे बनाया ये आपको समझाया कि एक कोशिका उठाया मातृ कोशिका, उसको हमने विभाजन करवाया 2 संतति कोशिका कहो पुत्री कोशिका, ये 2n था n में परिवर्तित हुआ। जैसे ही दो भाग में विभक्त हुआ है। अच्छा एक चीज बताओ अभिजीत, तुमको पिछले क्लास में पढ़ाए थे, ये किस विधि द्वारा हुआ है? ऑल थी तुम्हारे, इसको क्या बोलेंगे? अर्धसूत्री विभाजन के समसूत्री विभाजन द्वारा हुआ है। ये अर्धसूत्री हुआ है। कौन सा विभाजन हुआ है? अर्धसूत्री। भेड़ा एक चीज बताओ, अगर इसको समसूत्री विभाजन हुआ रहता, हाँ समसूत्री विभाजन अगर हुआ रहता, अगर समसूत्री विभाजन हुआ रहता तो 46 गो के 46 गो रहित, लेकिन मात्रा में क्या रहता? कम रहता, आधा रहता। मात्रा में क्या रहता? आधा। लेकिन यहाँ पे तो संख्या में कम है, अब क्या करोगे? तो यहाँ पर कौन सा विधि लगा हुआ है? अर्धसूत्री। अर्धसूत्री में कोशिका कितने कोशिकाओं का निर्माण होता है? तो 4। याद करो, बताए थे पहले बार में क्या होता है? 2 कोशिका जो अर्धसूत्री, और फिर सेकंड बार में क्या होता है? समसूत्री। तो 1 नंबर में एक क्वेश्चन कंफर्म पूछ देगा कि अर्धसूत्री विभाजन से कितने कोशिकाओं का निर्माण? 4 कोशिकाओं का। बात है क्या? क्या बोला है? क्या बोला है? ठीक है। तो ये दोनों शुक्राणु और अंडाणु मिल गए। अब देखो, अब जब पढ़ेंगे, जब 12 में जब आएंगे, हम आ चुके हैं लेकिन परसों से मंडे से जब बीच से क्लास चलेगा तो आएंगे, तब देखेंगे कि अंडाणु कैसे बनता है, शुक्राणु कैसे बनता है, लघु बीजाणु कैसे बनते हैं और गुरु बीजाणु कैसे बनते हैं। ये सब सारा हम एक एक करके एक पॉइंट में सारा हम देखेंगे। बात समझ में आना? तो ये 4-5 को टॉपिक क्लियर हुआ। अब देखो केंद्र, अच्छा कोशिका का डायरेक्टर किसे कहा जाता है? केंद्रक। कोशिका का डायरेक्टर किसे कहा जाता है? केंद्रक। बात याद रखना, कोशिका का डायरेक्टर क्या होता है? केंद्रक। और अनुवांशिक पदार्थ किस में मौजूद रहते हैं? केंद्रक में। अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? तो डीएनए। डीएनए में क्या रहता है? जीन। वही जीन क्या करता है? लक्षण को पीढ़ी दर पीढ़ी क्या स्थानांतरित करता है? अरे आने दो जेनेटिक्स, तुम तो ऐसे बॉल के तरह हाथ पे नचाओगे जेनेटिक्स को। बात समझ में आया? आज रहने दिया जाता है इतना, फिर हम लोग मंडे से देखा जाएगा। ठीक है।